पहले एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि हम अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो किसी भी कंडक्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट किया है। किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, मतलब 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल वैसे बिहेव करते हैं जैसे किसी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स। इसलिए बहुत सारी इक्वेशंस आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से उठा सकते हो जो 11 में पढ़ा, और यहाँ उनको यूज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आज उनका भी आपको आइडिया दूंगा। क्या होता है बेटा, अगर हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं, तो इसमें जो वेरियस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कॉन्टिन्यूसली एंड रैंडमली एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। इनका मोशन टोटली रैंडम होता है, और इनकी जो स्पीड है वो प्योरली थर्मल होती है। थर्मल मतलब टेम्परेचर के कारण होती है, बट एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। एवरेज स्पीड नहीं जीरो होती है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विच इज जीरो। क्योंकि स्पीड जीरो होने का यह मतलब होता है कि पार्टिकल मोशन में ही नहीं है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं ये मोशन में हैं, बट टोटली रैंडम मोशन होने के कारण इनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो जीरो है। थर्मल वेलोसिटी इज वेरी हाई, लेकिन मोशन रैंडम होने के कारण बेटा यहाँ करंट फ्लो नहीं कर रही है। करंट तब फ्लो करती है जब हम इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। और क्या होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिल गई। और जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तब करंट फ्लो करती है। यहाँ जो ये इन इलेक्ट्रॉन, देखो हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज डिफरेंट होंगी, लाइक v1 v2 v3 v4 जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इन सबका जो एवरेज है उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, हमने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया, स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टाउ, राइट। और जब करंट फ्लो करेगी तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपस में रिलेटेड हैं, ये हमने पढ़ा अभी तक। इस एक्सप्रेशन में ये टाउ क्या चीज है, मैंने आपको ऐसे तो बता दिया, दिस इज कॉल्ड एज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज दिस टाउ? इट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और बेटा ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, इट इज इक्वल टू, अगर आप गैसेस के साथ कंपेयर करो, यू नो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, हम रिप्रेजेंट टाउ से कर रहे हैं, बट है तो ये टाइम ही। इट इज इक्वल टू डिस्टेंस कौन सा, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, जब कोलिजन हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ कोलाइड किया किसी के साथ, फिर इधर आ गया, ये एक λ1, ये λ2 डिस्टेंस, फिर यहाँ से इधर आ गया, इधर रैंडमली कोलाइड कर रहा है, λ3 λ4। इन सबका जो एवरेज है, इन सबको बोलते हैं इंडिविजुअली, इन सबको बोलते हैं फ्री पाथ, बट इन सबका जो एवरेज है दैट इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय VRMS। VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, विच इज एक्चुअली थर्मल वेलोसिटी। अब गैसेस के केस में तो हम बोलते हैं VRMS, बट ये VRMS क्या है बेटा, बोलने में तो आप बोलेंगे इसको दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, बट दिस इज एक्चुअली द थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी? बिकॉज इट इज प्योरली ड्यू टू टेम्परेचर। जो RMS वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, RMS वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, राइट। और ये रिलेशन अगर आपको याद हो तो VRMS होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3kT/m। Here this k is Boltzmann constant, which is an indication of the fact कि जो RMS वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, दिस इज समथिंग जो आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 11 में पढ़ा होगा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर।
तो यहाँ जो थर्मल वेलोसिटी की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर जो वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है, दिस इज एक्चुअली इन गैसेस, इसी को हम दिस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हम टर्म रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं यूज करते, वी कॉल इट एज थर्मल वेलोसिटी। एंड सी, दिस थर्मल वेलोसिटी इज वेरी हाई। अगर रूम टेम्परेचर की भी बात करें, at room temperature the thermal velocity of electrons is certain hundreds of kilometers per second. It's of the order of, लिख लीजिए बेटा ये डेटा, जो थर्मल वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जब इलेक्ट्रॉन रैंडमली कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जब उनका मोशन रैंडम है, तब भी उनके पास ये थर्मल वेलोसिटी होगी, और ये थर्मल वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 10⁻² किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि किलोमीटर होता है 1000 मीटर। ठीक है, 10⁻³ मीटर को किलोमीटर बोलोगे, सो दिस इज ऑन एन एवरेज 100 किलोमीटर पर सेकेंड। जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो तो जीरो है, बट थर्मल वेलोसिटी जीरो नहीं है। ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन कि इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है। हाँ, इन सबका एवरेज जीरो है, सबका एवरेज जीरो है, बिकॉज ऑफ द रैंडमनेस, बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन। जो थर्मल वेलोसिटी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर पर सेकेंड, इट कैन बी 99, कैन बी 101, उसी रेंज में होती है। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना मतलब हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया अक्रॉस द टू एंड्स, एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। बेटा जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो विद इन द कंडक्टर, विद इन द मेटेलिक वायर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा, जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा, और अब उस इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी होगी उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। बट देखिए एक चीज, जब करंट नहीं फ्लो कर रही थी, वेरी इंटरेस्टिंग डेटा, जब करंट नहीं फ्लो कर रही थी तब हम बोलते हैं कि थर्मल वेलोसिटी है उसकी, और वो कितनी है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन बेटा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज वेरी स्मॉल, इट इज 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। यू कैन से इट इज फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड, बोल सकते हैं बेटा ऐसे, देखो 10⁻² इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 10⁻³ है इसी को बोलेंगे मिलीमीटर, सो इट इज 10⁻² मिलीमीटर पर सेकेंड, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब करंट फ्लो कर रही है तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बिना करंट के तो ये वेलोसिटी थी। दैट मीन्स कि करंट फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन स्लो हो गया, नहीं बेटा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है दिस इज एडिशनल वेलोसिटी, मतलब वो तो है ही है, जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी थी, जो थर्मल टेम्परेचर अभी जीरो थोड़ी ना हो गया कि उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जब तक टेम्परेचर की वैल्यू एब्सोल्यूट जीरो से ज्यादा है तब तक थर्मल वेलोसिटी होगी ही होगी, नॉन जीरो वैल्यू। सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो जब होगा, मतलब 0 केल्विन पे द मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, तो ये तो हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दिस इज एडिशनल वेलोसिटी। द क्वेश्चन इज कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन दी, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गए, तो फिर थर्मल वेलोसिटी इतनी कम क्यों है, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम क्यों है, थोड़ी ज्यादा क्यों नहीं है? मतलब अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही है तो बस इतना ही फर्क पड़ा? नहीं, फर्क तो ज्यादा पड़ा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्रिएट करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वेलोसिटी बढ़ती तो बहुत है, लेकिन होता क्या है, यहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमारा ये अजम्पशन है यहाँ कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने फिक्स्ड ऑयंस भी होंगे। ऑयंस कौन से? जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो डेंसिटी है दैट इज वेरी हाई, मतलब 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स हैं पर मीटर क्यूब। और बेटा इतनी हाई डेंसिटी जो है, जब इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ होंगी, देन द पिक्चर विल नॉट बी वेरी सिंपल कि इलेक्ट्रॉन आराम से जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश करने से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगी, उस फोर्स के कारण वो एक्सेलरेट हुआ, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ी, बट इमीडिएटली
वो जब कोलिजन होता है तो वो वेलोसिटी फिर से कम हो जाती है, मतलब देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी डिक्रीजेस। इसलिए बड़ा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से वेलोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। करंट पे तो पड़ा, करंट तो फ्लो कर रही है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे करंट फ्लो नहीं करने वाली। बट जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे वेलोसिटी तो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन मिलेगी, तो उस डायरेक्शनल फ्लो की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। करंट फ्लो कर रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं। सो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन इन एनसीईआरटी आल्सो, कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, सपोज आपने कोई बल्ब ऑन करना है, व्हाट डू, हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो द सर्किट इज मोस्टली लाइक दिस, ये आपने नोट कर लिया ना। मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे पास, ये बल्ब है, यहाँ एक सेल या बैटरी लगा दी और यहाँ एक की लगा दी, ठीक है। अगर ये की ऑफ है तो बल्ब तो ऑफ रहेगा, इफ द की इज ऑफ द बल्ब विल बी ऑफ। लेकिन अगर हम यहाँ की प्रेस कर दें, इंसर्ट कर दें, टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर दें, तो करंट एस्टैब्लिश हो जाएगी। अब देखो, मान लो हमने जिस मोमेंट पे यहाँ पर की इंसर्ट की तो करंट एस्टैब्लिश हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत कम है, तो क्या बल्ब थोड़ी देर के बाद ऑन होगा या उसी मोमेंट पे ऑन हो जाएगा जिस मोमेंट पे हम की को प्रेस करेंगे? ठीक है, यही क्वेश्चन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू तो बहुत कम है, लेकिन करंट तो एकदम से फ्लो करने लगती है। ऐसा क्यों होता है कि बल्ब उसी मोमेंट पे ऑन हो गया जब हमने स्विच प्रेस किया? ठीक है, although the drift velocity of electrons is very small, but current is established instantly, मतलब सेम मोमेंट करंट एस्टैब्लिश हो जाती है, क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से एस्टैब्लिश हो जाता है। मतलब यहां ऐसा नहीं है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चलेंगे और पूरा घूम के यहाँ आएंगे और तब करंट फ्लो करेगी। बेटा देखो, ये जो कनेक्टिंग वायर है, ये जो की है, ये सब मेटल का कॉन्टैक्ट है ना, तो वी हैव इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट, पूरी वायर में ही इलेक्ट्रॉन्स हैं हर कहीं। हमने जब की को प्रेस नहीं किया, इलेक्ट्रॉन फिर भी हैं। तो क्या होता है जब हम ये की प्रेस करते हैं तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन को जहां जहां भी वो है, हर एक इलेक्ट्रॉन को एक लोकल ड्रिफ्ट मिलता है। लोकल मतलब वहीं पे, वेयर इट इज। सो व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑन, when the circuit is switched on, the current is established. The current is established instantly because the electric field is established instantly. इलेक्ट्रिक फील्ड उसी इंस्टेंट, उसी मोमेंट पे एस्टैब्लिश हो जाता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है एक लोकल ड्रिफ्ट टू द इलेक्ट्रॉन्स present throughout the circuit. This electric field provides a local drift to the electrons present throughout the circuit. पूरी वायर में हर कहीं, इवन फिलामेंट में, ये की के टर्मिनल्स में, हर कहीं। सेल में तो केमिकल इफेक्ट होता है, इसमें तो कैटाइंस और एनाइंस का मूवमेंट हो रहा है, बट अदरवाइज बाकी जो सर्किट है वो सारा मेटल का है, कंडक्टर है।
तो कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे फॉर कंडक्शन, और ये इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द सर्किट मूव करते हैं उसी मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे हमने की को प्रेस किया, करंट उसी मोमेंट पे एस्टैब्लिश हो जाती है। इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है और बल्ब थोड़ी देर बाद ऑन हो, फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड, तो हमें 1 सेकंड का तो डिफरेंस दिखता नहीं दिखता। जिस मोमेंट पे हम, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, द मोमेंट वी प्रेस इट ऑन, तो स्विच ऑन हुआ तो बल्ब उसी मोमेंट पे ऑन, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है। ठीक है, दैट इज ड्यू टू दैट नंबर, जो नंबर मैंने लिखा था 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब है, या 10⁻22 हो सकता है, 10⁻23 बोल सकते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या 10⁻28, 10⁻29। कई मेटल ऐसे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी मच बेटर है। ठीक है, लाइक सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, बहुत बेटर कंडक्टिविटी है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, कॉपर की एल्यूमिनियम से बेटर है। राइट, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं थ्रू आउट द सर्किट प्रेजेंट होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन से एक लोकल लेवल पे ड्रिफ्ट मिल जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, जो इस पे जो हमने अभी पढ़ा था, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। देन यस्टरडे मैंने आपको बताया कि हम एक टर्म की बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की हम बात करेंगे इन डिटेल। करंट डेंसिटी, अभी जब हम करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, we say current density is current flowing per unit area, है ना? How we define this current density? We represent it by the letter J and is defined as current flowing per unit area. लेकिन थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम। बेसिकली ये जो करंट डेंसिटी है, ये एक माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है। बेटा जब हम ये बोलते हैं इट इज ए माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका ये मतलब होता है दैट इट इज प्रॉपर्टी ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ द कंडक्टर। जैसे आपको मैंने बताया था कि करंट एक मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी, करंट एक मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन जो करंट डेंसिटी है वो माइक्रोस्कोपिक है। सो वी डिफाइन दिस करंट डेंसिटी फॉर स्मॉल सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जैसे सपोज करिए कि ये हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, एंड इन दिस वायर जो करंट फ्लो कर रही है वो आई है। मैंने आपके साथ कुछ पीडीएफ शेयर की है करंट इलेक्ट्रिसिटी की, आपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ठीक है, यू कैन गो थ्रू दैट पीडीएफ, उसमें थ्योरी न्यूमेरिकल सब है। सपोज करो कि करंट ऐसे फ्लो कर रही है, हाल तो मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इट इज थ्रू आउट जैसे पानी का फ्लो होता है, द फ्लो ऑफ करंट इज कंटिन्यूअस। लेट अस टेक अ स्मॉल एरिया, यू नो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सपोज यहां एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लूं, and its direction is like this, dA vector। ठीक है, और करंट भी ऐसे ही फ्लो कर रही है। तो ये जो एरिया वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है बेटा नॉर्मल टू द एरिया। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। नाउ इमेजिन करो कि करंट तो ऐसे ही है, बट हमने इस एरिया को थोड़ा टिल्ट कर दिया। करंट यही है, नाउ वी हैव कंडक्टर लाइक दिस। This is the direction of current, and I take a small area element like this, और अब की बार ये है नॉर्मल टू द एरिया। ठीक है, इट इज लाइक, देखो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये एक मेटल की वायर है, और दिस इज स्मॉल पार्ट ऑफ द एरिया। ठीक है, ये एरिया की डायरेक्शन ऐसे, अगर मैं इसको थोड़ा टिल्ट करूं तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। अगर एरिया की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है,
कोई छोटा सा एरिया लिया, देखो करंट डेंसिटी को क्या बोलते हैं बेटा, करंट डेंसिटी दो केसेस लेता हूं। If normal to the area, normal to the area means perpendicular. If normal to the area is along current, then current density J is equal to सपोज करो पूरी वायर में तो करंट फ्लो कर रही है बेटा आई, सपोज करो इस छोटे से पोर्शन में से जो करंट है वो है डी आई, आई विल राइट इट एज डी आई डिवाइडेड बाय ए। जब भी हम करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो ये दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, आल्दो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है बट डायरेक्शन तो है ना उसकी, तो जो करंट की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन के अलोंग जो एरिया होगा उससे डिवाइड करना है। मीन्स अभी दूसरे केस में आपको डिफरेंस पता चलेगा। यहां देखो सेकेंड केस में क्या है, नॉर्मल टू द एरिया, ये नॉर्मल टू द एरिया है। इफ नॉर्मल टू द एरिया मेक्स एंगल थीटा with the direction of current, तब बेटा जो करंट डेंसिटी होगा दैट इज इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाय कौन सा कंपोनेंट लेना है एरिया का, जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट हो। यहां तो करंट की भी यही डायरेक्शन, एरिया की भी यही डायरेक्शन, बट इन दिस केस वी हैव डी ए, अगर ये एंगल बेटा थीटा है तो अलोंग दिस डायरेक्शन ऑफ करंट वी हैव डी ए कॉस थीटा, पता ना ये। तो अब यहां पर मैं करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करूंगा, करंट डेंसिटी J will be di by dA cos theta। बेटा अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करें, इन जनरल हम कैसे डिफाइन करेंगे करंट को, दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके बताना। फिर से देखो, अगर करंट की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन सेम होगी तो करंट डेंसिटी इज डी आई बाई डी ए, और अगर सेम नहीं होगी तो हम करंट का वो कंपोनेंट लेंगे जो करंट के अलोंग हो। सो व्हेन यू टेक दैट कंपोनेंट डी ए का इधर की तरफ कंपोनेंट विल बी थीटा हियर, तो ये कंपोनेंट होगा डी ए कॉस थीटा, सो जे आ जाएगा आपके पास डी आई डिवाइडेड बाई डी ए कॉस थीटा। बेटा अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर लो, सो यू हैव इन जनरल डी आई इक्वल्स टू जे डी ए cos theta, J इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अगर थीटा 0 होगा तो ऑटोमेटिकली देखो डी आई आ जाएगा J इंटू डी ए। बट इमेजिन करो कि मेरे पास किसी वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रही है और मैं कोई एरिया ले लो ऐसे, बोलो बताओ इस एरिया में से कितनी करंट निकल रही है, नथिंग, क्योंकि ये जो एरिया है ये नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट है। थीटा 90 डिग्री जब होगा तो करंट पास नहीं हो रही है। इफ द करंट इज, समझ में आया, करंट ऐसे फ्लो कर रही है और मैं एरिया को ऐसे ले लूं तो अलोंग दिस एरिया कौन सी करंट है, कुछ भी नहीं है। इसलिए इन जनरल हम देखना, यहां बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा, डी आई को लिखते हैं बेटा जे डॉट डी ए। क्या टेक्निकल है इसमें, देखो वी नो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसके बेसिस पे आप बता सकते हो व्हाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया। करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है, एक तो सिंपल रीजन तो आपको पहले बता दिया, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज वेक्टर लॉज एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकली बताना है तो कोई वेक्टर क्वांटिटी है क्या, यस वी हैव ए वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड एज करंट डेंसिटी, दिस विल हेल्प यू। हम आगे चल के एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे which is called as Ohm's law in vector form, जो आपने पहले पढ़ा हुआ वो नहीं, इससे थोड़ा डिफरेंट। तो अगर टोटल करंट पता करनी है
अगर टोटल करंट पता करनी है, आई राइट आई इक्वल टू डी आई की इंटीग्रेशन, और ये वाला छोड़ दीजिए, ये है जनरल, इसी में स्पेशल केस थीटा 0 होगा तो वो पहले वाला केस बन जाएगा। सो हम बोलेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, तो ये आपके पास वेक्टर है, ये आपके पास वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये लेकिन स्केलर है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर। ठीक है, टोटल करंट पता करनी होगी, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन। चलो फिर आगे नेक्स्ट देखिए बेटा, हमने एक रिलेशन देखा था कल, इट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन current and drift velocity. This relation is like this: I equal to NEA VD. ठीक है, इस रिलेशन में I is current, VD is drift velocity. अगर मैं आपको बोलूं ये हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, हमने VD क्या लिखा था बेटा इस कंडक्टर के लिए, दिस इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और हमने ये लिखा कि अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आने में टाइम लगा T, तो VD क्या होता है, L/T। VD इज L/T। अगर मैं यहां T से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर से देखना, कैन आई से I इंटू टी इक्वल टू NEA VD इंटू, या लिख दो ऐसे VD इंटू टी, करंट इंटू टाइम। क्या हुआ करंट इंटू टाइम, I इंटू टी रहने दो अभी, NEA VD क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन है, पहले एक्सप्रेशन बताया था, स्मॉल e कैपिटल E टाउ बाय m। सो कैन आई से I इंटू टी को मैं चार्ज बोलूंगा, वैसे अभी रहने दो ऐसे ही, क्योंकि देखो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, सो आई कैन से I इंटू टी इज क्यू। अभी नहीं, ये बन जाएगा आपके पास n E इंटू ई हो गया E स्क्वायर A टाउ बाय m इंटू टी। टी कैंसिल मत करना, अभी अभी मैं कैंसिल नहीं करना चाहते। इस A को इधर ले आओ, इसको मैं I इंटू टी डिवाइडेड बाय A बोलूं, n E स्क्वायर A टाउ बाय m इंटू टी। व्हाट इज I बाय A, करंट डेंसिटी। सो बोलते हैं J इंटू टी इज इक्वल टू n E स्क्वायर टाउ बाय m इंटू टी। ठीक है, यहां वैसे T की रिक्वायरमेंट है नहीं है, सीधा आप लिख सकते हो J इक्वल टू n E स्क्वायर टाउ बाय m। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो V बाय L बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, बोल सकते हैं यहां, राइट। कैन वी से E इक्वल टू V डिवाइडेड बाय L की जगह देखो VD इज इक्वल टू L बाय T, तो L की जगह VD इंटू टी, ये आपके पास VD है, यहां पर काम आएगा, ये आपके पास VD है, VD एक तो ये रिलेशन आ गया, बट यहाँ T का यहाँ आपको यूजेबिलिटी नहीं पता चलेगा। यहां देख लीजिए, ये आपके पास बना I इंटू टी क्या, Q इक्वल टू NEA VD इंटू टी इज इक्वल टू V बाई E।
तो इस तरह की मैनिपुलेशंस आप कर सकते हैं। यू कैन से कि Q इंटू ई जो है, ये वैसे ओम्स लॉ में फिर से आएगा, Q इंटू ई होता है NEA इंटू V। ठीक है, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, मतलब वही दो इक्वेशंस हैं, उन दो इक्वेशंस को आप कैसे भी मैनिपुलेट करें, उन्हीं दो इक्वेशंस के बेसिस पे हम B इक्वल टू IR प्रूव कर देंगे कल जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे। तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू NEA इनटू VD। स्मॉल v जो है, ये जो VD लिख रहा हूं मैं जानबूझ के, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसमें नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए। और ये कैपिटल V जो है ये पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है। ठीक है, E इक्वल टू V बाई एल एंड VD इज इक्वल टू L बाई टी। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस जो है आप इनको अपने हिसाब से एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर क्वेश्चन, एज पर सिचुएशन मैनिपुलेट कर लेंगे। फिर एक चीज और बेटा, हमने ये देखा कि जो करंट है, करंट एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है और जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी जो है वो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। अब समझना इसका मतलब क्या है। सपोज हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म वायर है, एक ऐसी वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, एक नॉन यूनिफॉर्म वायर लाइक दिस। यहां से थोड़ी थिन है और यहां से थोड़ी थिक है, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस बना देता है। राइट बेटा, अगर इस वायर में यहां से इस एंड से करंट आई एंटर कर रही है तो यहां से भी करंट आई ही निकलेगी। दिस इज व्हाट माइक्रोस्कोपिक मीन्स। मतलब करंट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर कंडक्टर फॉर एनी कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी मैं आपको याद भी दिलाऊंगा 11 में किस तरह का पढ़ा हुआ है आपने। फॉर एनी कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द करंट एंटरिंग थ्रू वन एरिया इज इक्वल टू करंट एंटरिंग थ्रू द अदर एरिया। अब इसको ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेट करके लिखो। कहने से कि अगर यहाँ करंट I1 है और यहाँ I2 है, तो कहने से I1 इक्वल्स टू I2। यस नो, जस्ट नेम डिफरेंट दे रहा हूं बिकॉज वी हैव डिफरेंट लोकेशंस, नाम डिफरेंट दे दिया। करंट मैक्रोस्कोपिक होता है, इट हैज नथिंग टू डू विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कितनी करंट फ्लो करेगी, जितनी भी फ्लो करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया है, मटेरियल कौन सा है, नंबर डेंसिटी क्या है, बट व्हाटएवर करंट इज एस्टैब्लिश्ड वो सेम होगी। ठीक है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया है, यहां से 10 एम्पियर एंटर करी, यहां से 10 एम्पियर बाहर निकलेगी। मैं डिफरेंट पॉइंट्स पे करंट को नाम दे देता हूं, इसको I1 और इसको I2। अगर बेटा यहां पर ये एरिया डिफरेंट दिख रहा है आपको, ये A1, ये एरिया आपको दिख रहा है A2। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन V1 वेलोसिटी से एंटर करा, एक चीज देखना बेटा, करंट इधर जा रही है तो मतलब इलेक्ट्रॉन इधर होगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है V2 वेलोसिटी के साथ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट है। अगर करंट ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा होगा। हमने एक क्वेश्चन किया था डे बिफोर यस्टरडे अपनी फर्स्ट क्लास में कि अगर करंट फ्लो कर रही है, तब हम यूनिफॉर्म एरिया की ही बात कर रहे थे। करंट फ्लो कर रही है 1 एम्पियर, ये डायरेक्शन है करंट की, इसका मतलब पर सेकेंड यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं, 6.25 इंटू 10⁻18, और यहां से उतने निकल भी रहे हैं। तो बेटा अगर यहां से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी V1, यहां V2, तो ये वेलोसिटीज और एरिया जो है ये V1 इस V2 के साथ, ये A1 इस A2 के साथ कैसे रिलेटेड होगा, देखो ध्यान से, फिर याद आएगा कुछ आपको। I1 I2 के बराबर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना बेटा। नंबर डेंसिटी सेम होती है, मतलब अगर ये कॉपर की वायर है तो पर यूनिट वॉल्यूम जितने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही यहाँ। हमने कोई डिफरेंट वायर नहीं लिया कि ये पोर्शन कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और।
इट इज वन वायर, मतलब वन मटेरियल वायर। ठीक है, कॉपर है तो कॉपर ही है। तो आई होता क्या है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी? एन ई A1 V1, बेटा एन सेम। हाउ कम एन इज सेम? बिकॉज मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम होगा तो करंट डेंसिटी सेम होगी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो होता ही सेम है, चाहे आप ये वाली वायर लो चाहे कोई दूसरी वायर लो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तो ई ही लिखोगे। E2 क्या हुआ, सॉरी I2, NE A2V2, राइट? सो दिस NE विल बी कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। आपके पास आएगा A1V1 इज इक्वल टू A2V2। नाम सुना है बेटा? दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी 11 में भी था ये, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म एरिया होगा किसी पाइप का, तो जब आप छोटा एरिया लेंगे तो उसमें से वेलोसिटी ज्यादा होगी। जिस तरह से पानी का फ्लो हो रहा है किसी पाइप में से, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। कॉन्टिन्यूस फ्लो है, अगर हो रहा है तो कॉन्टिन्यूस, नहीं तो नहीं। ठीक है, इट इज नॉट कि यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एंटर कर रहे हैं और यहाँ से 4 निकल रहे हैं, बाकी उधर बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वट एवर इज एंटरिंग फ्रॉम वन एंड, द सेम इज लीविंग फ्रॉम द अदर एंड। तो अगर कहीं एरिया बढ़ गया तो वहां वेलोसिटी कम होगी। देखो A1V1 इक्वल्स टू A2V2, विच मीन्स A इंटू V जो है वो कांस्टेंट है। A इंटू V अगर कांस्टेंट है तो we will say V inversely proportional to A. Now who has studied this earlier? V is inversely proportional to A. Velocity is more where area is less. Therefore, velocity is more where area is less and vice versa. जहां एरिया कम वहां वेलोसिटी ज्यादा, और जहां एरिया ज्यादा वहां वेलोसिटी कम। देखो बेटा दो चीजें, इफ वी हैव a uniform wire, a wire having uniform area of cross section, and on the other hand we have a wire जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, मींस इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ क्या है, एरिया बराबर, करंट देखो बराबर होती है, करंट जितनी यहां से उतनी यहां से, वो चीज यहां भी है, सेम करंट, राइट? डिफरेंस क्या है, A1 यहाँ एरिया और यहाँ वाला एरिया बराबर, यहाँ एरिया बड़ा यहाँ एरिया छोटा। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी V1 यहाँ V2 है तो यहाँ बोलेंगे V1 इज इक्वल टू V2, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर कर रहा है V1 V2 से, यहाँ से बाहर निकल रहा है V1 से, तो V1 इज लेस देन V2। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। लेकिन अगर सिचुएशन में आपको रेडियस दिया है और ये सिलेंड्रिकल वायर है, इफ R1 एंड R2, यहाँ का रेडियस ले लो R1, यहाँ का रेडियस ले लो R2। अगर R1 और R2 आर द रेडियाई ऑफ द टू क्रॉस सेक्शंस, देन बेटा अगर ये सर्कुलर एरिया दिख रहा है, व्हाट विल बी A1 पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी सिचुएशन ऐसी होगी कि ये दिया है, ऐसी वायर है, तो फिर आपको ये पता करना पड़ेगा ये साइड कितनी है, ये साइड कितनी है, तब आप एरिया निकालोगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर स्पेसिफाई नहीं होगा तो वायर विल बी टेकन एज ए सिलेंड्रिकल वायर। तो A1 इज पाई R1 स्क्वायर, व्हाट इज A2 पाई इंटू R2 स्क्वायर। तो अगर हम यहां डाल देंगे, इधर से अगर आप देखो, देखो V2 बाई V1 जो है दैट इज इक्वल टू A1 बाई A2, या V1 बाई V2 निकालना है तो A2 बाई A1 लिख लेंगे। व्हाट इज V1 बाई V2, A2 बाई A1, लेकिन A2 तो पाई R2 स्क्वायर है,
सो वी कैन राइट V1 by V2, A2 की जगह क्या लिख दूं, पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई R1 स्क्वायर, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, सो V1 by V2 इक्वल टू R2 by R1 होल स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, वेलोसिटीज की रेशो इनवर्स होंगी एरिया की रेशो के, V1 by V2, A2 by A1, एंड इन दिस केस अगर रेडियस की बात होगी तो इट इज R2 by R1। ठीक है, इसको यहां पर भी हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही बोलते हैं। तो जहां एरिया कम वहां वेलोसिटी ज्यादा, जहां एरिया ज्यादा वहां वेलोसिटी कम होगी। अगर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एक चीज सेम है बेटा दोनों में, और वो क्या है, वो है करंट। करंट डेंसिटी नहीं, करंट डेंसिटी डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। देखो करंट सेम, I इक्वल टू NEAVD, तो I बाय A क्या हुआ, NEVD, राइट। I बाय A इज J, N और E तो कांस्टेंट है, तो बोलेंगे करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और करंट डेंसिटी कहां पर ज्यादा होगी, जहां एरिया कम है। मतलब डेंसिटी कहां पे ज्यादा होगी, लाइक यू आर इन अ बिग रूम, 10 people are in a big room and the same 10 people are in a small room, डेंसिटी कहां पे ज्यादा होगी, स्मॉल रूम। ठीक है, जहां पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया, ये तो करंट डेंसिटी इज पर यूनिट एरिया, तो करंट डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। करंट जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करती बेटा, ये देख लेना, करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। ठीक है ना, इतनी इधर करंट उतनी ही करंट इधर भी है, लेकिन करंट डेंसिटी जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करती। वी कैन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एरिया के, तो करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दैट इज व्हाई किसी पर्टिकुलर एरिया की जब बात करेंगे तो बोलेंगे ये माइक्रोस्कोपिक है, उसी पर्टिकुलर एरिया में इतनी ही डेंसिटी, लेकिन करंट तो एरिया पे डिपेंड नहीं करती, so it's a property of the entire conductor, that is why it is macroscopic। एक ना बेटा बड़ी सी जनरल सी कंफ्यूजन है बच्चों को कि 10th वाला बता रहा हूं मैं, ये बता सकता हूं ना, दिस यू हैव डन। ये एक वायर है, आल्दो ओम्स लॉ पे हम उस पे आएंगे, बट सिंस ये पहले से आपके दिमाग में है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूं। ये एक वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है I। मैंने यहां बोला करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, राइट। तो अगर मैं इस वायर को एरिया यही रहने दूं, अगर यहां करंट I है तो यहां करंट I डैश है, बताओ I डैश बड़ी होगी कि छोटी, मटेरियल सेम है, आई हैव इंक्रीज द लेंथ, सो विल द करंट इंक्रीज और डिक्रीज। नाउ दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, देन वी विल मूव ऑन टू ओम्स लॉ इन द नेक्स्ट क्लास। अगर मैं एरिया को चेंज करता हूं, लेंथ उतनी ही रहने देता हूं, समझ में आया, तो करंट तो I ही रहती है, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। बट I keep the area same but I increase the length, now what will happen to current, मतलब ये I डैश I के बराबर होगी या I के कम होगी। रिमेन सेम, इक्वल, मयंक, सेम रहेगी। दैट इज व्हाट यू हैव डन इन 10th क्लास। ठीक है, मुझे इन जनरल सभी बोलेंगे सेम रहेगी, बट कीप दिस थिंग इन माइंड, अगर लेंथ बढ़ जाएगी द करंट विल बिकम लेस। किसी ने लिखा है शायद लेस, मोमिना ने, करंट डिक्रीजेस, यस अनन्या, करंट विल डिक्रीज इफ यू कीप द एरिया सेम, इंक्रीज द लेंथ, व्हाट विल हैपन पता है, द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, एंड व्हेन द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस द करंट विल कम डाउन। ठीक है, उसी की बात करेंगे व्हेन वी स्टडी अबाउट ओम्स लॉ। तो फॉर द टाइम बिंग ये देखिए कि अगर हम लेंथ सेम रखें और एरिया चेंज कर दें द करंट विल रिमेन सेम,
क्या चेंज होगा वो मैंने यहाँ पूरा डिस्कस कर लिया। लेंथ सेम रखे, एरिया चेंज कर दो, करंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी। लेकिन अगर हम मटेरियल सेम रहने दें, लेंथ बढ़ा दें, एरिया सेम रखें, तो लेंथ बढ़ाने से करंट जो है इट विल बिकम लेस। ठीक है, इतना कर लीजिए आज। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। एंड जो मैंने पहले भी बोला, आपके साथ जो पीडीएफ शेयर की हुई है उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए होंगे स्टार्टिंग में, एंड में और भी हैं क्वेश्चंस, वो आप करते जाएं साथ साथ में। यू हैव सम बुकलेट्स आल्सो, उसमें से भी क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे ना इतना बेटर होगा, इतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।